नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। देखिए, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT एग्जाम के लिए, चाहे आप JBT एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर 1 या फिर अपकमिंग HAS ACF जैसे एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश इज नोन एज छोटा मुरादाबाद। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा स्थान है जिसे छोटा मुरादाबाद भी जो है वो बोला जाता है। तो छोटा मुरादाबाद के नाम से जो है वो हिमाचल प्रदेश के गंगत शहर को जो है वो जाना जाता है। गंगत ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, गंगत की अगर हम बात करते हैं तो लगभग ये जो है वो 500 साल से भी पुराना जो है वो एक गाँव है, शहर है, और यहाँ पर जो है वो छोंड नदी बहती है। छोंड नदी के किनारे जो है ये बसा हुआ है। यहाँ पर प्राचीन समय में कारीगरों का एक बहुत बड़ा समूह जो था वो रहता था। लगभग 200 वर्ष पूर्व यहाँ पर बहुत सारे अस्त्र शस्त्र बनाए जाते थे, जेवरों को रखने के लिए लॉकर बनाए जाते थे, पीतल के बर्तन बनाए जाते थे, और यहाँ से पंजाब, जम्मू और भी अलग अलग शहरों के लिए जो था वो बर्तनों की सप्लाई जो था वो जाती थी। कांगड़ा में जो है ये गंगत आता है, और कहा जाता है कि उन दिनों जो है वो उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद भी जो है वो ऐसी ही चीज़ों के लिए फेमस था। तो इसीलिए जो है उस गंगत को जो है वो छोटा मुरादाबाद भी जो है वो यहाँ के बुजुर्ग जो है वो बोल देते थे। अभी भी कुछ बुजुर्ग इसको छोटा मुरादाबाद के नाम से ही जो है वो जानते हैं। अब कहा जाता है कि यहाँ पर जो है वो जो बलटोही होती है, पीतल की बलटोही होती है, जिसमें आप देखते हैं कि जो हमारी ट्रेडिशनल धाम होती है वो खाना जो है वो बनाया जाता है, यहाँ पर वो भी बनाई जाती थी। तो प्राचीन समय में माना जाता था कि जिसके पास जितनी बलटोहियाँ होती थी वो उतना ही जो है वो अमीर होता था, वो उतना ही खानदानी आदमी जो है वो समझा जाता था। और ये जो शहर था ना, ये इन्हीं चीज़ों के लिए जो है वो प्रसिद्ध था। यहाँ पर जो है वो श्री बाबा कयालू सिद्धपीठ भी है, और श्री बाबा कयालू छिंज मेला भी यहाँ पर जो है वो होता है, जो काफ़ी फेमस मेला है। पहले तो देखो, गंगत गांव में बहुत सारे कारोबारी, बहुत सारे परिवार ऐसे थे जो बलटोहियाँ बनाते थे और मेहनत करते थे और यहाँ से जो है वो चीज़ों को बेचते थे। परंतु अब आपको पता है कि ये मशीनी कामों में मशीनी युग आ गया है और मशीन से चीज़ें हो रही हैं, तो अब चीज़ें चेंज भी हो गई हैं। तो ये सब हमने जाना छोटा मुरादाबाद यानी कि गंगत के बारे में। हिमाचल का एक शहर है। मुरादाबाद वैसे उत्तर प्रदेश में पड़ता है, परंतु मुरादाबाद की तर्ज पर ही यहाँ पर काम होता था, इसीलिए इसको छोटा मुरादाबाद भी जो था वो कह देते थे। स्टार लाइनर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं इलेक्शन टू हाउ मेनी मेंबर्स इन हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली वर हेल्ड इन द ईयर 1967। तो बोलते हैं कि 1967 वर्ष 1967 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कितने सदस्यों के लिए चुनाव हुए थे। अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में जो इलेक्शन हुए, हिमाचल प्रदेश में जो इलेक्शन होते हैं 1967 में, वो कितने सीट्स के लिए जो है वो इलेक्शन होता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1967 में हिमाचल प्रदेश में जो है वो 60 विधानसभाओं के लिए जो है वो इलेक्शन होते हैं। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। वैसे ही अगर आप देखते हैं कि 1952 में सबसे पहली बार जो है वो इलेक्शन हुए थे। 1952 में जो इलेक्शन हुए थे ये जो है वो सिर्फ 36 सीट्स के लिए हुए थे। 36 मेंबर के द्वारा जो है वो ये इलेक्शन लड़े गए थे। यानी कि हिमाचल में उस टाइम 36 सीट्स जो था वो हुआ करती थी, परंतु 1960 तक आते आते जो है ये सीटें जो है वो बढ़कर जो है वो 60 हो गई थी, और 1967 टू 1972 ये इलेक्शन जो है वो 60 सीटों के लिए हुए। 60 सदस्य जो है वो यहाँ पर रहे। अगर हम बात सदस्यों की करते हैं तो इस टाइम जो है वो हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री बनाए गए थे वो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को ही जो था वो बनाया गया था। और देखिए 1960 में जो है वो किस पार्टी के द्वारा कितनी सीट जो है वो जीती गई थी। एक इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा जो है वो 34 सीट्स जो था वो जीती गई थी। और यहाँ पर जो है वो इंडिपेंडेंट मेंबर जो है वो इस टाइम जीत कर आए थे। 16 इंडिपेंडेंट मेंबर जो है वो जीत कर आए थे, और उस टाइम जो है वो अखिल भारतीय जनसंघ पार्टी जो था वो हुआ करती थी। अखिल भारतीय जनसंघ पार्टी के द्वारा जो है वो 7 सीटें जो है वो जीती गई थी, और CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया M हुआ करती थी, इसके द्वारा जो है वो टोटल 2 सीटें जीती गई थी, और SP पार्टी के द्वारा जो है समाजवादी पार्टी के द्वारा भी जो है वो 1 सीट यहाँ पर जीती गई थी, और टोटल ये 60 सीट्स जो था वो जीती गई थी। उसी तरह अगर आप देखते हैं 1952 के इलेक्शन, जो पहले इलेक्शन हिमाचल में थे, 1952 में टोटल 36 सीट्स के लिए इलेक्शन हुए थे। 36 में से जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो यहाँ पर 24 सीट्स जो है वो जीतती हैं, और इंडिपेंडेंट मेंबर यहाँ पर जीतकर जो है वो आते हैं 8। और इंडिपेंडेंट के अलावा जो है वो यहाँ पर उस टाइम जो है वो किसान मजदूर पार्टी हुआ करती थी। किसान मजदूर प्रजा पार्टी जो था वो हुआ करती थी। इस पार्टी के द्वारा जो है वो टोटल यहाँ पर 3 सीट्स जो था वो जीती गई थी। और
एक SCF शेड्यूल कास्ट फेडरेशन हुआ करती थी। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के द्वारा एक सीट जो था वो यहाँ पर जीती गई थी। तो इस तरह से टोटल 36 सीट्स जो था वो जीती गई थी। तो ये आपने 1966, 1967 टू 72 और 1952 के पहले इलेक्शन जो है वो हिमाचल के जान लिए। इनके बारे में निरंतर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में अलग अलग रूप में, तो हमने डिटेल से थोड़ा जान लिया। कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप यहाँ से सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इनके ऊपर आपको विचार करना है। बोलते हैं यहाँ पर योचे एंड भागा रिवर मीट एट दारचा, की योचे और भागा दो नदियां हैं जो कि दारचा में आपस में जो है वो मिलती हैं। दूसरे में बोलते हैं नोगली खड्ड ज्वाइन सतलुज जस्ट बिलो रामपुर बुशहर, की नोगली खड्ड जो है वो रामपुर बुशहर में जो है वो सतलुज नदी के साथ जो है वो मिलती है। अगर हम बात करते हैं योचे की, तो योचे देखो भागा के साथ जो है वो ज़रूर मिलती है, परंतु कहाँ पर भागा के साथ जो है वो ये मिलती है, भागा के साथ जो है ये दारचा में ही मिलती है। ये बात बिल्कुल सही है। चंद्रा और भागा ये दो नदियां हैं, ये आपने ध्यान रखना है चंद्रा और भागा नदियों के बारे में। ये चंद्रा और भागा नदियां जहाँ पर मिलती हैं आपस में आकर, वो तांदी नामक स्थान पर जो है वो आपस में आकर मिलती हैं। ये तांदी लाहौल स्पीति में जो है वो आता है। और यहाँ पर ये जो यहाँ पर दारचा है, दारचा में योचे जो है वो भागा नदी के साथ जो है वो मिल जाती है। पहले चंद्रा और भागा दोनों अलग अलग रूप में बहती हैं, फिर ये चंद्रा भागा के नाम से जानी जाती हैं, फिर आगे चलकर ये चिनाब के नाम से जो है वो प्रसिद्ध होती हैं। उसी तरह जो है वो नोगली भी जो है वो सतलुज की एक सहायक नदी है, और नोगली नदी जो है वो रामपुर बुशहर में जो है वो रामपुर बुशहर से ठीक नीचे जो है वो सतलुज के साथ जो है वो मिलती है। ये आपने ध्यान रखना है। दूसरी स्टेटमेंट भी सही है, पहली स्टेटमेंट भी सही है। बोलते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। अगर हम थोड़ा सा नोगली खड्ड के बारे में जानते हैं तो नोगली खड्ड जो है वो लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी है सतलुज की। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये राइट बैंक ट्राइब्यूटरी है या फिर लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी है। तो नोगली जो है वो लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी है, और नोगली जो है वो रामपुर बुशहर से ठीक नीचे जो है वो इसके साथ सतलुज के साथ जो है वो मिलती है। सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, 320 किलोमीटर के लगभग जो है ये हिमाचल में बहती है, और सतुद्री नाम जो है वो इसका वैदिक नाम है, तो इसका वैदिक नाम भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपको नोगली और योचे नदी के और चंद्राभागा नदियों के बारे में जो है वो पता चलता है यहाँ से। दूसरा आपने ये ध्यान रखना है बेसिक सा कि ये जो सतलुज नदी है ना, ये निकलती कहाँ से है, तो ये कैलाश माउंटेन रेंज जो है वहाँ पर रक्सताल झील के समीप से जो है वो निकलती है। हिमाचल में इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। स्पीति इसकी सहायक नदी है, बसपा है, नोगली है, सोन है, यूला, वेंगर, रूपी, तैंती, कशांग हो गया, मुलगांव हो गया, त्रियुंग हो गया, ये सारी जो है वो इसकी मुख्य सहायक नदियां जो है वो हिमाचल में आती हैं। तो इसकी मुख्य सहायक नदियां भी आपने ध्यान रख ली। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं सेक्स रेशो ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज करेक्टली मैच। तो बोलते हैं कि यहाँ पर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की सेक्स रेशो जो है वो दी गई है। अब बोलते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट की सेक्स रेशो जो है वो यहाँ पर जो है वो सही रूप से जो है वो मैच की गई है। और ऑब्वियसली एज पर 2011 सेंसस ही जो है ये पूछा जा रहा है डाटा आपसे। अगर हम 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग जो है बात करते हैं, तो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग आपने ध्यान रखना है कि हमारे पास जो पूरे हिमाचल की सेक्स रेशो आती है वो कितनी थी, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की सेक्स रेशो कितनी थी। देखिए पूरे हिमाचल की जो सेक्स रेशो थी वो थी 972 पूरे हिमाचल की सेक्स रेशो थी। अगर यहाँ पर सबसे पहले चंबा डिस्ट्रिक्ट दिया गया, क्या चंबा की सेक्स रेशो 981 थी? नहीं, चंबा की सेक्स रेशो 981 नहीं थी, इसकी सेक्स रेशो 986 हुआ करती थी। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं हमीरपुर की, तो हमीरपुर की सेक्स रेशो पूरे हिमाचल में सबसे ज़्यादा थी। क्या इसकी सेक्स रेशो 1025 थी? नहीं, 1025 नहीं थी इसकी सेक्स रेशो। इसकी सेक्स रेशो जो है वो 1095 थी, 1095 हमीरपुर की सेक्स रेशो थी। ऊना की सेक्स रेशो की अगर हम बात करते हैं, क्या ऊना की सेक्स रेशो 946 थी? नहीं, ऊना की सेक्स रेशो 946 नहीं थी। ऊना की जो सेक्स रेशो थी वो थी 976, तो 976 इसकी सेक्स रेशो आपने ध्यान रखनी है। तो अभी हमारे पास शिमला डिस्ट्रिक्ट ही बच जाता है, तो ऑब्वियसली शिमला ही जो है वो सही आंसर होगा। शिमला की जो सेक्स रेशो है वो 915 है, ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, सेक्स रेशो के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अच्छा, अगर हम हिमाचल की सेक्स रेशो के बारे में बात कर रहे हैं तो पूरे हिमाचल की सेक्स रेशो 972 है। हमीरपुर की सेक्स रेशो जो है वो हाईएस्ट है, ये आपने जान लिया। अच्छा, सबसे कम सेक्स रेशो जो है वो कहाँ की है? तो सबसे कम सेक्स रेशो जो है वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की जो है वो आती है। किन्नौर की सेक्स रेशो जो है वो कितनी आती है? किन्नौर की सेक्स रेशो 819 जो है वो आती है। किन्नौर के बाद दूसरे नंबर पर लाहौल स्पीति आता है। लाहौल स्पीति की जो सेक्स रेशो है वो कितनी है? लाहौल स्पीति की सेक्स रेशो 903 है। तो
आपके पास टोटल यहाँ पर जो है 5 डिस्ट्रिक्ट जो है 6 डिस्ट्रिक्ट जो है वो कवर होते हैं। 6 डिस्ट्रिक्ट आपने कवर कर लिए। हाँ, अलग अलग ईयर के अकॉर्डिंग भी जो है वो सेक्स रेशो पूछी जाती है एग्जाम में। जैसे कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 2001 की जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग पूरे हिमाचल की सेक्स रेशो कितनी थी। तो हिमाचल की सेक्स रेशो 968 उस जनगणना के अनुसार थी। उससे पहले हमारे पास 1991 की जो है वो जनगणना है। 1991 की जनगणना के अनुसार हिमाचल की सेक्स रेशो कितनी थी, उसके अकॉर्डिंग हिमाचल की जो सेक्स रेशो थी वो 976 जो था वो हुआ करती थी। और 1991 से पहले जो है वो 1981 की जनगणना हुई थी। तो 1981 के अकॉर्डिंग हिमाचल की जो सेक्स रेशो थी वो 973 थी। और 973 हुआ करती थी 1971 में। ये कितनी थी? 1971 में भी आपने ध्यान रखनी है कि ये जो है वो 958 हुआ करती थी। 958 आप ध्यान रखें, ये सेक्स रेशो जो था वो हुआ करती थी। तो लास्ट के कुछ ईयर्स की हमने जनगणना भी देख ली, हमने सेक्स रेशो भी जान ली डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो इतना काफ़ी है यहाँ से याद रखने के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT JVD एग्जाम के लिए, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखिए, अगर आप तैयारी को लेकर सीरियस हैं और सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, दो तरह का तरीका हो गया पढ़ने का। एक तो हो गया कि आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, बहुत डेडिकेटेड हैं। दूसरा हो गया कि तैयारी कर रहे हैं, बस फॉर्मेलिटी कर रहे हैं लाइब्रेरी जाने की या फिर कहीं पर बैठकर किताबें खोलकर पढ़ने की। तो अगर आप सीरियस हैं तैयारी को लेकर, तो आपके पास ये सही अपॉर्चुनिटी है इस टेस्ट सीरीज को अवेल कर अपनी स्टडी को प्रॉपर शेप देने की और आगे बढ़ने की। अगर आप चाहते हैं कि मेरिट में आपको अपना रैंक देखने को मिले और अपनी जो मेहनत है आपकी उसको भी जो है प्रॉपर शेप मिले, तो इस टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। स्लॉट 1 स्लॉट 2 हमारे ऑलरेडी फुल हो चुके हैं। स्लॉट 3 में अभी जो लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स बची हैं उनमें आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही दी गई है। यहाँ पर पहली स्टेटमेंट में क्या बोलते हैं, पहली स्टेटमेंट में बोलते हैं कुल्लुता कॉइन्स वर इंस्क्राइब्ड इन संस्कृत, कि कुल्लू के जो कॉइन थे, कुल्लुता कॉइन जो थे वो संस्कृत में जो था वो अंकित थे। और दूसरे में बोलते हैं कुल्लुता कॉइन्स वर मेड ऑफ कॉपर, कि कुल्लू के ये कॉइन जो था वो कॉपर के बने हुए थे। अगर हम सिक्कों के बारे में बात करते हैं तो सिक्कों के बारे में भी हमें बहुत जानकारी जो है वो हिमाचल के संदर्भ में मिलती है। तो कुल्लू के जो सिक्के थे वो बिल्कुल सही बात है कि वो कुल्लू के सिक्के जो था वो संस्कृत में ही इंस्क्राइब थे, ये बात बिल्कुल सही है। और बोलते हैं कुल्लुता कॉइन्स वर मेड ऑफ कॉपर, तो ये कॉपर के ही बने हुए थे, ये बात भी जो है वो बिल्कुल सही है। कुल्लू की अगर हम बात करते हैं तो कुल्लू को जो है पौराणिक ग्रंथों में कुल्लुत देश जो है वो कहा गया है। इसका वर्णन हमें अलग अलग ग्रंथों में देखने को मिल जाएगा, चाहे वो कल्हन की रासतरंगिनी हो गई, चाहे वो महाभारत हो गया, चाहे वो रामायण हो गया, चाहे वो हेंत सांग के द्वारा इसका किया गया वर्णन हो गया, वहाँ सभी में जो है वो हमें इसका वर्णन देखने को मिलता है। कुल्लू रियासत की स्थापना जो है वो हरिद्वार से आए थे। हरिद्वार को जो है वो मायापुरी भी कहा जाता था। हरिद्वार से आए थे विहंग मणिपाल, उनके द्वारा जो है वो की गई थी। उनके द्वारा कुल्लू की स्थापना जो है वो की गई थी। और कुल्लू में जो सबसे शक्तिशाली राजा कहे गए वो जगत सिंह कहे गए, जिनके द्वारा कुल्लू का दशहरा जो है वो स्टार्ट करवाया गया था। और कुल्लू के राजा जगत सिंह को जो है वो औरंगजेब ने कुल्लू का राजा एक टाइटल कह दिया था, ये कुल्लू का राजा कहकर जो है वो सम्मानित जो है वो किया था। कुल्लू का दशहरा किसने स्टार्ट करवाया था वो भी जो है वो आपको पता चल गया। अच्छा, कुल्लू के बारे में एक और बात जो आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो है वो देवी हडिम्बा का टेम्पल है जो कि पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। और देवी हडिम्बा के आशीर्वाद से ही जो है वो इस रियासत की स्थापना की गई थी। बाकी कुल्लू रियासत जो है वो अंग्रेजों के अधीन कब आई थी, ये 1846 में जो है वो अंग्रेजों के अधीन जो था वो आ गई थी। ये रियासत सिखों के अधीन भी रही। तो सिखों के अधीन कब से लेकर कब तक रही थी, ये 1840 से लेकर 1846 तक जो है वो सिखों के अधीन रही। और 1846 में फिर ये ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में जो था वो आ गई थी। 1846 में एक संधि भी हुई थी। वो संधि कौन सी हुई थी, वो लाहौर की संधि हुई थी, ट्रीटी ऑफ लाहौर जिसको बोलते हैं। ये ट्रीटी ऑफ लाहौर जो है वो कब हुई थी, ये ट्रीटी ऑफ लाहौर आपने ध्यान रखना है कि 9 मार्च को हुई थी, 1846 में ही हुई थी। उसके बाद ही ये कुल्लू रियासत जो है वो और भी बहुत सारी रियासतें थी जो अंग्रेजों के अधीन जो था वो चली गई थी। इस क्वेश्चन का सही आंसर तो ऑप्शन सी है, बोथ 1 और 2, और बाकी डिटेल से जानकारी तो आपने ले ही ली। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, बोलते हैं मुलारी जोत पास इज सिचुएटेड इन विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये मुलारी जोत पास जो है वो हिमाचल के किस रीजन में, किस क्षेत्र में जो है वो स्थित है। हिमाचल में भी अलग अलग जो है वो पासिस आते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जो है ये पास स्थित हैं। यहाँ पर मुलारी जोत पास की जो है वो बात की जा रही है। तो इस मुलारी जोत पास के बारे में ही जानेंगे कि ये मुलारी जोत पास जो है वो कहाँ पर स्थित है।
ये मुलारी जोत पास जो है वो लाहौल में जो है वो स्थित है, तो इसका लाहौल ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अच्छा, जब पासिस की बात की जा रही है तो हम और भी ऐसे पासिस जानते हैं। पहले लाहौल के बारे में, मुलारी पास के बारे में जानिए। लाहौल में स्थित है, 4960 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है ये स्थित है। अब कुछ ऐसे दर्रे जो लाहौल स्पीति में स्थित है या फिर लाहौल को अलग अलग स्थानों से जोड़ते हैं, जैसे कि एक तेम्पोला पास हो गया, ठीक है। तेम्पोला पास के बारे में ध्यान रखना है कि ये लाहौल को स्पीति से जो है वो जोड़ता है। लालूनी पास हो गया हमारे पास, ये जो लालूनी पास है ये भी जो है वो लाहौल को स्पीति से जो है वो जोड़ता है, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि लाहौल स्पीति में जो है वो ये स्थित है। वैसे ही जो है वो हमारे पास जो है वो एक कुंजुम पास आता है, जिसके बारे में एग्जाम में पूछा भी जाता है अक्सर। कुंजुम पास जो है वो लाहौल स्पीति को आपस में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाता है। एक शिपकिला पास आता है, ठीक है। शिपकिला पास जो आता है ये भी लाहौल स्पीति वाला ही है, शिपकिला पास हो गया, लाहौल स्पीति वाला पास है, और ये जो है वो 4500 मीटर की एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है। तो ये हो गए लाहौल स्पीति के इंपॉर्टेंट पासेस जो लाहौल को स्पीति के साथ जोड़ते हैं। यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखेंगे कि कुछ ऐसे दर्रे, जैसे कि ऐसे भी दर्रे हैं जो कि लाहौल को जो है वो भरमौर के साथ जो है वो जोड़ देते हैं, जैसे कि कालीचो पास हो गया। कालीचो पास है, ये लाहौल को भरमौर के साथ जो है वो जोड़ता है। कालीचो पास के अलावा जो है एक और दर्रा है हमारे पास जिसको कुगती पास के नाम से जो है वो जानते हैं। ये जो कुगती पास है ये भी लाहौल को भरमौर से जो है वो जोड़ता है। तो कुगती पास जो है वो किसको किसके साथ जोड़ता है, लाहौल को भरमौर से जोड़ता है। और कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आती है। ये कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर आती है वो आप कमेंट कर जो है वो बताएंगे। और कुगती पास का जो एल्टीट्यूड है वो 4961 मीटर जो है वो आता है। एक दुग्गी जोत आता है, ये भरमौर को लाहौल से जो है वो जोड़ता है। दुग्गी जोत पास जो है वो किसको, लाहौल को भरमौर से जो है वो जोड़ता है। तो इतने दर्रों के बारे में आप ध्यान रखेंगे। लगभग 5, 6, 7, 8 दर्रे हमने जान लिए, इंपॉर्टेंट हैं सारे के सारे। अगला क्वेश्चन जो है हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया। बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स हमारे पास दी गई हैं। यहाँ पर पहली स्टेटमेंट बोलते हैं जांगियम डायलेक्ट इज स्पोकन इन लाहौल स्पीति, कि ये जांगियम डायलेक्ट जो है वो लाहौल स्पीति में बोली जाती है। और दूसरे में बोलते हैं कोची डायलेक्ट इज स्पोकन इन रामपुर बुशहर, की ये कोची बोली रामपुर बुशहर में जो है वो बोली जाती है। देखो हिमाचल में भी जो है वो बोलते हैं कि बहुत सारी बोलियां बोली जाती हैं, अलग अलग भाषाएं हैं अलग अलग क्षेत्रों की, ठीक है। तो जांगियम डायलेक्ट जो बोली जाती है ना वो बोलते हैं। और देखो ये जांगियम डायलेक्ट है ना, ये लाहौल में नहीं बोली जाती, ये किन्नौर में जो है वो बोली जाती है। इसके बारे में थोड़ा जानेंगे भी हम, किन्नौर में ये बोली जाती है। और कोची डायलेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये रामपुर बुशहर में ही बोली जाती है। ये बात बिल्कुल सही है। कहते भी हैं ना कि कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वाणी। तो ये होता है कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद पानी का टेस्ट भी बदल जाता है और वाणी भी जो है लोगों की बदलती रहती है। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास ओनली 2, सिर्फ और सिर्फ दूसरी स्टेटमेंट ही हमारे पास सही है। यहाँ पर देखिए जो जांगियम डायलेक्ट है ना, ये जांगी, लिप्पा, असरंग विलेजेस में बोली जाती है, जो कि मुरंग तहसील में आती है, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की। यहाँ पर ये जो है वो जांगियम डायलेक्ट जो है वो एग्जैक्टली बोली जाती है। और डायलेक्ट स्पोकन इन रामपुर बुशहर, कुमार सेन एंड कोटगढ़ रीजन और नियर बाय पार्ट, सतलुज वैली के जो नियर बाय पार्ट है वहाँ पर जो बोली जाती है वो कोची डायलेक्ट जो है वो कहलाती है। तो ये एक जांगियम डायलेक्ट आपने ध्यान रखनी है कि एग्जैक्टली कहाँ कहाँ पर बोली जाती है। और कोची डायलेक्ट आपने ध्यान रखने कि ये रामपुर बुशहर के साथ साथ सतलुज वैली के जो कुमारसेन, कोटगढ़ और नियर बाय के जो क्षेत्र आते हैं वहाँ पर जो है वो बोली जाती है। तो कोची और जांगियम ये भी क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज सिचुएटेड बिलो द लो रिज ऑफ कुंजुम रेंज। तो बोलते हैं कि कौन सी ऐसी झील है जो कुंजुम रेंज की निचली रिज पर जो है वो स्थित है। अगर आप ऐसी झील की बात करते हैं जो लो रिज ऑफ कुंजुम रेंज में जो है वो स्थित है, तो वो जो है वो आती है हमारे पास चंद्रताल झील। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चंद्रताल झील जो है वो आती है। चंद्रताल और सूरजताल ये 2 अलग अलग झीलें जो हैं वो आती हैं। और चंद्रताल और सूरजताल अगर हम झीलों की बात करते हैं तो इनके बारे में अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि चंद्रताल का संबंध जो है वो चंद्रमा से है, सूरजताल का संबंध सूरज से है। ये तो बेसिक सा नाम से पता चलता है। दूसरा यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि चंद्रताल का एल्टीट्यूड कितना है। ये 4300 मीटर के एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है। कुंजुम पास भी साथ में ही आता है जो लाहौल स्पीति को आपस में जो है वो जोड़ता है। वैसे ही सूरजताल लेक आती है। सूरजताल लेक जो है वो 4980 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है। इसके बारे में भी, सूरजताल के बारे में भी ध्यान रखना है। अच्छा, ऐसी कौन सी लेक थी जिसको जो है वो
चाइनीज यात्री हिंदसांग के द्वारा लोहित्या सरोवर जो था वो कहा गया था। तो लोहित्या सरोवर चाइनीज यात्री हिंदसांग के द्वारा जो है वो चंद्रताल को ही कहा गया था। तो चंद्रताल को ही लोहित्या सरोवर भी कहा जाता है। अब दूसरा यहाँ पर ध्यान रखें कि ये ब्राडोसर लेक जो है वो यहाँ पर दी गई है। ये ब्राडोसर लेक जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ब्राडोसर लेक जो है ये जो है वो शिमला और किन्नौर के, या फिर यूँ कहें कि डोडरा कबार और शांगला वैली के बीच में जो है वो आती है। तो ब्राडोसर लेक भी ध्यान रखना है कि कहाँ पर जो है ये स्थित है। ये लेक भी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर भृगु लेक भी दिया गया है। तो भृगु कहाँ पर ये झील आती है? भृगु झील जो है वो रोहतांग दर्रे के पास आती है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में ये फॉल करती है। तो इन 4 लेक्स के बारे में आप ध्यान रखेंगे। बाकी लाहौल स्पीति में चंद्रताल लेक, सूरज ताल लेक, सूरज ताल के अलावा दीपक ताल, विशाल ताल, यूनामसो लेक, ऐसी झीलें जो हैं वो यहाँ पर आती हैं। कुल्लू में जो है वो भृगु झील आती है, कुल्लू में सरियोलसर झील आती है, कुल्लू में मनतलाई झील आती है, कुल्लू में स्रिंग टिंगू झील जो है वो आती है। तो कुल्लू की लेक्स भी आपने रिवाइज कर ली, आपने लाहौल स्पीति की लेक्स भी जो है वो रिवाइज कर ली। इतना काफ़ी है यहाँ से याद रखने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द माइनिंग एंड क्वायरिंग सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय व्हाट परसेंट इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25। 2024-25 में बोलते हैं कि ये जो माइनिंग एंड क्वायरिंग सेक्टर है ये कितना % ग्रो करने की जो है वो एक्सपेक्टेशन है। देखिए, अगर हम 2024-25 की बात कर रहे हैं, जो लेटेस्ट आंकड़े हमारे पास अवेलेबल हैं, उन आंकड़ों के अनुसार जो ये हमारे पास माइनिंग एंड क्वायरिंग सेक्टर है ये 6.1% ग्रो करने की जो है वो हमारे पास जो है वो एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन है। 6.1 इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिखा भी गया है कि माइनिंग एंड क्वायरिंग सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 6.1% इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25। यही लेटेस्ट डाटा है। अगर हम माइनिंग और क्वायरिंग सेक्टर की और भी बात करते हैं तो ये ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में जो माइनिंग एंड क्वायरिंग सेक्टर है यहाँ पर लोएस्ट जो है वो ग्रोथ रेट जो है वो रजिस्टर की गई है। एक तो एक्सपेक्टेड है 6.1%, जो यहाँ पर रिपोर्ट की गई है ग्रोथ रेट वो 2.9% जो है वो की गई है। एक बात ये ध्यान रखेंगे, माइनिंग और क्वायरिंग सेक्टर जो है वो प्राइमरी, जो हमारे पास 3 तरह के सेक्टर आते हैं ना, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। तो माइनिंग एंड क्वायरिंग जो है वो प्राइमरी सेक्टर में जो है वो आता है। ये कितनी % जो जनता है उसको रोजगार जो है वो हिमाचल में देता है, एक ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। वैसे तो ये पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे का 2023-24 का डाटा है। इसके अकॉर्डिंग ये जो माइनिंग एंड क्वायरिंग सेक्टर है ये 0% लोगों को जो है वो एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रदान करता है। 0% लोग यहाँ पर एम्प्लॉयड हैं। बाकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक हमारे पास आता है पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे के अकॉर्डिंग 41% लोग यहाँ पर जो है वो रोजगार जिनको मिला है 41% लोग हैं। इसके ऊपर बड़े पहले एक मैच करने को क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर यूटिलिटी सेक्टर है जो कि 4% जो है वो एम्प्लॉयमेंट देता है। और कंस्ट्रक्शन सेक्टर है जो कि सबसे ज़्यादा, कंस्ट्रक्शन सेक्टर 55% जो है वो एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट करता है। ठीक है, 2023-24 का ये पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे का आंकड़ा है, ये ध्यान रखना था यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं धामी फायरिंग ट्रेजेडी टुक प्लेस ऑन विच डे। तो धामी का आपको पता है कि धामी में गोलीकांड हुआ था, और ये भी आपको पता है कि 1939 में ही ये हुआ था। परंतु कब? 1939 में। एग्जैक्टली कब हुआ था ये? तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि 1939 में ये जुलाई के महीने में जो था वो हुआ था। जुलाई के महीने में 16 जुलाई 1939 को हुआ था। ऑप्शन बी सही आंसर है। देखिए, होता ऐसे है कि 13 जुलाई 1939 को शिमला में जो है वो शिमला हिल स्टेट हिमालयन रियासती प्रजामंडल के नेता जो हैं वो श्री भागवत सोहटा की अध्यक्षता में धामी में लगभग 500-600 स्वयं सेवकों के साथ जो है बैठक करते हैं, और वहां पर एक प्रस्ताव पारित किया जाता है। धामी के राजा से मांग की जाती है यहाँ पर कि धामी की जो राजा हैं उनसे जो मांग की जाती है वो ये की जाती है कि धामी के राजा का जो जनता के प्रति कठोरता वाला रवैया है उसको नरम किया जाए। प्रशासन में जो जनप्रतिनिधियों को शामिल किया जाए, क्योंकि प्रशासन में उस टाइम जनप्रतिनिधि शामिल ही नहीं थे और ही लोग शामिल थे। ऐसी मांगों को लेकर लोग जा रहे थे राजा के साथ मिलने के लिए, और मिल नहीं पाए तो लोगों पुलिस के द्वारा रोका गया। फायरिंग वहां पर हुई 16 जुलाई को जब फायरिंग हुई तो 2 लोग वहां पर मारे गए। तो 2 लोग वहां पर मारे गए और ये नेशनल लेवल पर न्यूज़ बनी और इसी को धामी गोलीकांड बोला गया। इस घटना से जो है वो लोगों को जो है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड की याद आ गई। तब ये और भी ज़्यादा फेमस हो गया। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जैसे नेताओं के द्वारा यहाँ पर अपनी प्रतिक्रियाएं जो है वो उस टाइम दी गई थी। तो पता चल गया ना कि धामी गोलीकांड कब हुआ था।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं द हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन। तो बोलते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश का राज्य विद्युत बोर्ड है इसका गठन कब किया गया था। इससे पिछले एडिशन में ही हमने पहला क्वेश्चन ये पढ़ा था और डिटेल से मैंने आपको इसके बारे में बताया था। अभी आप जल्दी से कमेंट कर इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। पिछले कल टेलीग्राम पर आपको जो है वो कंपाइल कर गिरिराज की PDF भी प्रोवाइड करवा दी गई थी। अगर टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @tallexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लें अगर अभी तक नहीं किया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।